हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय फ्रेड आर डेविड। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फाइनेंस और अकाउंटिंग के हवाले से डिफरेंट जो हमारे एनालिसिस होते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में डेटा प्रोवाइड करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जो भी हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं वो इस प्रोसेस का पार्ट बनती हैं, और इन इनपुट्स को यूज़ करते हुए हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट्स इनटू outputs in the shape of goods or services. So all those activities which are involved in transforming the inputs into an outputs into the shape of a goods or service is called as production and operations. So ये एक major source होता है किसी भी फर्म के लिए कि वो किस हद तक अपने प्रोडक्शन ऑपरेशंस फंक्शंस को यूटिलाइज करती है, जिसकी बेस के ऊपर उसको एज ए कंपैरेटिव एज यूज़ किया जा सकता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग फार्म है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो सी हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे लेबर कैपिटल मशीन्स एंड फैसिलिटीज़ को एक फिनिश्ड गुड में बना रहे हैं। कोई सर्विस फार्म है तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेशन में आती हैं। एज अ होल अगर हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक लार्ज पार्ट बनती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन और कैपिटल एसेट्स का। सो मोस्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो मेजर कॉस्ट जो अपनी एज एन एक्सपेंस यूज़ कर रही होती हैं वो प्रोड्यूसिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर इनकर कर रही होती हैं। सो प्रोडक्शन ऑपरेशन जो है वो एक ग्रेट वैल्यू रखती है किसी भी कंपनी के लिए कि उसको एज अ कंपैरेटिव एज और कंपैरेटिव वेपन के यूज़ किया जा सकता है इन कंपनीज ओवरऑल स्ट्रैटेजी। सो यहाँ से हम ड्राइव करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को। सो वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं बेसिकली ये 5 फंक्शंस के ऊपर रिलेट करती हैं। पहला प्रोसेस, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा इन्वेंट्री, चौथा वर्कफोर्स और पांचवा किससे रिलेट करता है? क्वालिटी से रिलेट करता है। सो अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इन्हीं 5 फंक्शंस को जिसकी बेस के ऊपर कोई भी कंपनी अपने लिए प्रोडक्शन ऑपरेशंस में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिराइव करेगी। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रोसेस इंटर रिलेटेड जो स्टेप्स हैं उसकी बेस के ऊपर इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट करने में हमें एक मेजर सपोर्ट दे रहा होता है। सो प्रोसेस के डिसीजन जो बेसिकली कंसर्न होते हैं कि हम बेसिकली एक फिजिकल डिज़ाइन क्या क्रिएट करेंगे, दैट इज़ अ फिजिकल डिज़ाइन। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक फिजिकल डिज़ाइन चाहिए ऑफ अ प्रोडक्शन लेआउट। सो स्पेसिफिक डिसीजन इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे जी पहला डिसीजन हम किसका ले लेते हैं, दैट इज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे के हम बात करते हैं हमारा लेआउट ऑफ द फैसिलिटी क्या होगा जो भी हम प्रोडक्शन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। फिर फ्लो क्या होगा, प्रोसेस का फ्लो किस नेचर का हो सकता है, फैसिलिटी की लोकेशन क्या है, प्रोसेस कंट्रोल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस, ऑल दीज थिंग्स comes under one head of process regarding production and operation functions. दूसरा जो डिसीजन है हमारा वो किससे रिलेट करता है, दैट इज़ द कैपेसिटी। कैपेसिटी से क्या मुराद है? एक सलाहियत। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं 5 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर सकता हूँ या मैं 10 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, दिस इज़ बेसिकली अ कंसर्न ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्शन जो कि कोई भी फर्म एक टाइम पे, एक शिफ्ट में और इन अ डे वट एवर द एनालिसिस वो यूज़ करते हैं उसमें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस कैपेसिटी के हवाले से हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। सो इसमें पहली चीज़ आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, नॉट मच, और नॉट टू मच लेस। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि हमें प्रोडक्शन में अपनी कैपेसिटी को उस तरह से मैनेज करना पड़ता है जो डिफरेंट सीजनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी। ये फर्ज करें मैंने एक सीजनल रिक्वायरमेंट कर दी, यहाँ पे कम रिक्वायरमेंट है, बढ़ रही है, पीक सीजन में टॉप पे रिक्वायरमेंट चलेगी, फिर रिड्यूस होगी मिनिमम रिक्वायरमेंट, एंड देन दिस इज अ साइकिल विच विल गो ऑन। सो हमें कैपेसिटी के डिसीजंस को इसी अंदाज में देना पड़ता है। सो स्पेसिफिक डिसीजंस जो हमारे पास रिलेट करते हैं कैपेसिटी के हवाले से वो क्या है जी? पहली चीज़ आ गई कि फोरकास्टिंग। जैसे अभी हमने सीजनल कैंपेन का कहा प्रोडक्शन के हवाले से, कैपेसिटी के हवाले से, तो हमें फोरकास्ट करना पड़ता है कि हम कितनी प्रोडक्शन
जा रहे हैं। देन उसके बाद हमारी प्लानिंग के डिसीजन आ सकते हैं, स्केजुअलिंग के डिसीजन आ सकते हैं, क्यूइंग के डिसीजन आ सकते हैं कि किस हद तक हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन क्यू हैं जो कि हमारे पास रेडिली अवेलेबल स्टॉक की सूरत में सामने आ सकते हैं। तीसरा डिसीजन जो हमारा रिलेट करता है वो है इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री डिसीजन किस चीज़ पे इन्वॉल्व करते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री यानी रेडिली अवेलेबल स्टॉक कितना अवेलेबल है। अब ये रेडिली अवेलेबल स्टॉक किस सूरत में हो सकता है, ये पहले एक एस्पेक्ट आ जाता है कि ये रेडिली अवेलेबल स्टॉक मटेरियल की सूरत में हो सकता है, और फिर दूसरी तरफ हम इसको कह सकते हैं फिनिश्ड गुड्स की सूरत में, यानी फाइनल प्रोड्यूस्ड गुड्स की सूरत में। सो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मटेरियल के हवाले से कि हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, और फिनिश्ड गुड्स के हवाले से कि हमारी सेल्स के मुताबिक हमारे पास इन्वेंट्री का लेवल क्या होना चाहिए। स्पेसिफिक डिसीजन जो इसके हवाले से रिलेट करते हैं वो है जी व्हेन टू ऑर्डर। अब इसका एक प्रोसीजर हमने बना लिया कि हमारे पास कितना मटेरियल अगर होगा तो हम नए ऑर्डर को प्लेस करते हैं। सो कंपनीज के डिसीजन डिफर करते हैं। 15 डेज इन्वेंट्री, 30 डेज इन्वेंट्री। जैसे अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं तो ये भाषा डैम के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के पास 32 दिन की पानी की इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन उस डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद आफ्टर 8 years वी माइट बी हैविंग दिस इन्वेंट्री ऑफ 48 days। सो इन्वेंट्री के डिसीजंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्शन ऑपरेशंस में। सो कितना आपने ऑर्डर करना है, व्हाट टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मटेरियल स्टोरेज और हैंडलिंग भी इस सारे एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट होती है। सो दीज आर द डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ डिसीजन, दैट इज़ ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स डिसीजन से क्या मुराद है कि जो हमारे पास लेबर इन्वॉल्व है, मैनेजरियल लोग इन्वॉल्व हैं, क्लरिकल स्टाफ इन्वॉल्व है इस सारे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, उनसे रिगार्डिंग हमारे डिसीजंस क्या हो सकेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया जी जेडी हमने क्या रखना है, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जॉब का डिज़ाइन क्या होना चाहिए कि एक जॉब किसी भी इंडिविजुअल के लिए क्या हो, मीनिंगफुल हो। देन इसके बाद हमारे पास अदर डिसीजंस आ जाते हैं, जैसे परफॉर्मेंस के डिसीजंस आ गए, ठीक है, अप्रेजल के डिसीजंस आ गए। ये सारे डिसीजंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि हम वर्क स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाते हैं। मोटिवेशन इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमने अपने वर्कफोर्स को किस अंदाज में मोटिवेट रखना है। सो ये हमारे पास क्या आ गया जी, फोर्थ प्रोडक्शन ऑपरेशन का डिसीजन, दैट इज़ ऑफ वर्कफोर्स। जो लास्ट डिसीजन हमारा बनता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वो है दैट इज़ द क्वालिटी। क्वालिटी किसको कहते हैं? क्वालिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, या किस हद तक कोई भी हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को सर्व करती है, जितना बेहतर उतनी ही बेहतर क्वालिटी होगी। सो क्वालिटी का जो एक एलिमेंट है वो गुड्स एंड सर्विसेज में भी आता है और प्रोसेसेस में भी आता है। बिकॉज अगर प्रोसेसेस में क्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंश्योर नहीं किया जाएगा तो फिनिश्ड गुड में भी और सर्विस में भी क्वालिटी नहीं आएगी। सो हमने जब ये इंश्योर करना है कि हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए तो देयर आर सम स्पेसिफिक डिसीजंस जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। इसमें पहली चीज़ आ जाती है, इसको हम कहते हैं QC, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होंगे। फिर इसके बाद है कि हमने गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से चेक करना है, दैट इंक्लूड्स द सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि हम किस तरह से सैम्पल जनरेट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे सो दैट वी कैन क्वालिफाई कि तमाम प्रोडक्ट्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं दैट इज़ ऑफ गुड टू क्वालिटी। देन हमारे पास अगला जो डिसीजन है वो रिलेट करता है दैट इज़ द टेस्टिंग। टेस्टिंग हम करते हैं अपनी इन प्रोसेस भी करते हैं, फिनिश्ड गुड्स के साथ भी करते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस की बात की जाती है, एंड देन कॉस्ट कंट्रोल के हवाले से भी हमें सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो ये वो मेजर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के डिसीजंस हैं जिसको लेकर हम अपने लिए डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंटरनल में स्ट्रेंथ्स ज़्यादा हैं या वीकनेसेस ज़्यादा हैं। आखिरी बात लेकर चलते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के हवाले से, वो है इम्प्लीकेशन,
कि ये जो हमने डिफरेंट 5 फैक्टर्स पढ़े थे, इनकी इम्प्लीकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकती है। यहाँ पे आई वुड रिकमेंड टू हैव अ डीप लुक एट टेबल 4.7। ये बेसिकली हमें बताता है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑपरेशंस की बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। हमारे पास वेरियस ऑप्शंस आते हैं, इसमें से हम एक दो को एज एन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस वाले लेक्चर को क्लोज करेंगे। फॉर इंस्टेंस, पहले अगर एक वेरियस स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी हम कहते हैं कम्पीट एज लो कॉस्ट प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव एज अ स्ट्रैटेजी क्या है कि हम लो कॉस्ट रखते हुए अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में दें। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो बैरियर्स टू एंट्री हैं वो हाई हो जाएंगे। सो दिस गिव्स यू एन एडवांटेज कि आप मार्केट में बेहतर compete कर सकते हैं। आपकी मार्केट जो सी है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी। मीन्स यू कैन प्रोड्यूस एट लो कॉस्ट एंड यू कैन सेल मोर एंड मोर यूनिट्स। और इसके अलावा आपके पास लार्ज प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिसकी इम्प्लीकेशंस भी आपको डिफरेंट अंदाज में नज़र आती हैं। सो डू हैव अ लुक एट टेबल 4.7 और इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।